पढ़ रहे हैं क्या चैप्टर 17 या 16 बोल सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर कट है इसमें, ठीक है। तो श्वसन और गैसों का विनिमय, रेस्पायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हमें श्वसन के बारे में पढ़ना है, श्वसन के अंग देखने और अलग अलग जंतु मैं अभी बताऊंगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले श्वसन होता क्या, देखो कार्बनिक पदार्थ का अपचयन करके ऊर्जा उत्पन्न करना श्वसन कहलाता है। श्वासन क्या होता है, जिसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं, वो तो रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है, देखो वातावरणीय गैसें CO2 व O2 के बीच, फेफड़ों के बीच जो हम विनिमय आदान प्रदान करते हैं उसको श्वसन कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रक्रिया है श्वसन की, ठीक है। GS कार्टर जो थे उन्होंने 3 भागों में श्वसन को बांटा, एक हमारे आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन और कोशिकीय। बाह्य मतलब फेफड़ों के और वातावरणीय गैस के उसमें, ठीक है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, फेफड़ों से रक्त, रक्त से कोशिका में जो CO2 OT का आदान प्रदान होता है उसको। उसके बाद कोशिकीय श्वसन जिसमें कि हमारा कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6,6H12O6O2 की उपस्थिति में 6CO2 की उपस्थिति में 6CO2 और 6H2O बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसी का विनिमय कोशिका में और कोशिका से रक्त में, इसको हम कैसे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। तो 3 प्रकार के श्वसन देखे। उसके बाद अब हम श्वसन के अंग देखेंगे अलग अलग जंतुओं में, जैसे हम देखेंगे स्पंज, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी, जैसे हमने चपटे कर्मी बोले, उनके अंदर जो श्वसन होता है वो पूरे शरीर की सतह से होता है, ठीक है। उसके बाद केचुए जैसे एनिलीडा संघ में रखा गया है और जिसमें जोग भी आती है और जिसमें नैरिस भी आता है, उनके पास क्यूटिकल की, आर्ध क्यूटिकल की परत होती है जिसके जरिए से वे श्वसन करते हैं। उसके बाद कीड़ों में आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि कुछ श्वसन नलिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, इनके पास नलिकाएं का एक जाल होता है जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं, इनको ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, उनके जरिए से ये श्वसन करते हैं। उसके बाद कुछ जलीय कीड़े भी होते हैं और कुछ हमारे मोलस्का जो रहते हैं, जो पानी में रहने वाले हैं जैसे स्नेल वगैरह, वो जो है उनके पास क्या रहती है, क्लोम छिद्र रहते हैं, है ना। क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा ये लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। और इसी तरीके से जो मछलियां हैं, कशेरुकी मछलियां हैं, वह भी क्या करती हैं, अपने क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। उसके बाद हमारे स्थलचर जितने भी प्राणी हैं, जैसे उभयचर, सरीसर और एवीज, मैमेलिया, ये जितने भी हैं, ये सब के पास एक विशिष्ट संरचना होती है फेफड़ों की, जिससे ये श्वसन करते हैं। अपवाद में उभयचर मेंढक है, जिसमें क्या रहता है, मेंढक के पास एक उसकी परत से, जो उसकी नम, उसकी आर्द्र त्वचा रहती है, त्वचा के द्वारा भी श्वसन कर सकता है। कौन, मेंढक। देख रहे हैं हम मानव श्वसन तंत्र कि मानव के अंदर क्या क्या चीज़ है। देखो हमारे सबसे पहले नासा द्वार है, 2 नासा द्वार, होठों के ऊपर नासा द्वार होते हैं, ठीक है, जो नासा मार्ग से वायु नासा गुहा तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नासा गुहा तक पहुंची, उसके बाद नासा गुहा कक्ष से ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी खुलने के बाद ग्रसनी आहार, आहार और वायु को, अच्छा देखो ग्रसनी में खुल गया। अब एक और चीज़ है कि ग्रसनी आहार और वायु के लिए उभयनिष्ठ भाग होता है, ठीक है। किसके लिए, ग्रसनी आहार और वायु के लिए, आहार मतलब खाने के लिए, भोजन के लिए, और वायु के लिए, ठीक है। ग्रसनी से वायु कंठ में खुलती है, ठीक है। वह कंठ एक उपास्थि में पेटिका है, वह इसको ध्वनि उत्पादन कहते हैं, है ना। और आहार ग्रसनी कंठ में प्रवेश ना करे। अच्छा बताओ कि हम लोग भोजन लेंगे, है ना, और साथ में सांस भी ले रहे हैं, तो भोजन जो है वो हमारी उसमें भी तो जा सकता है कंठ में, तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, एक कंठ छद होता है, ठीक है। एक कंठ छद होता है, वो किसको ढक देता है, वे ढक देता है ग्लॉटिस को, ठीक है। जो घाटी होती है उसको, ग्लॉटिस जो होता है उसको ढक देता है, एपिग्लॉटिस कंठ छद को, ताकि आहार ग्रसनी कंठ में प्रवेश ना करे, ठीक है। और ये भी उपास्थि में संरचना होती है, ठीक है। कंठ से श्वास नली में प्रवेश करती है, ठीक है। अब श्वास नली में आ गई है, ठीक है। अब श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में मध्य मध्य 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाई और बाई 2 प्राथमिक श्वसनिकाओं में विभाजित होती है। अच्छा देखो कंठ जो है, ठीक, कंठ के बाद श्वास नली में आ गई। अब जो श्वास नली है वो विभाजित हो जाती है, कहाँ पर विभाजित होती है, वो होती है 5वीं वक्षीय कशेरुकी। देखो जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है ना, वो भागों से बनी हुई है, पहले कुछ 7 भाग से, फिर 12 भाग से। तो 12 भाग में जो 5वीं वक्षीय कशेरुकी है वहां पर जाके दाई और बाई उसमें विभाजित हो जाती है। उसके बाद प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होती है। अब वो 2 श्वसनी में विभाजित हो गई, अब ये कई बार विभाजित होती है, ठीक है। कैसे, पहले प्राथमिक बनाई, फिर द्वितीय, फिर तृतीय स्तर, फिर उसके बाद जो श्वसनी है वो श्वसनिका में विभाजित हो जाती है, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल में हो जाती है, फिर उसके बाद प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय ब्रोंकियोल, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, लास्ट का जो है श्वसनिका, श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको कहते हैं पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं, मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल में समाप्त होती है। अब क्या होता है, अपूर्ण उपास्थिल वलय, सी आकार, जो हमारे जो उपास्थि में संरचना जो सी आकार की है, जो कि उसको किससे बचा रही थी, इसको पिचकने से हमारी श्वास नली को बचा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ तक रहते हैं वे, देखो कंठ से होते हुए वो कहाँ तक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं तक, है ना, कहाँ तक हमारे रहते हैं, ब्रोंकियोल, प्राइमरी ब्रोंकियोल तक आलंबित होते हैं, जो हमारे उपास्थि में सी, जो अपूर्ण हमारे उपास्थि है, ठीक है। अंत श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित थैली जैसी संरचना जैसे वायु कुपिका में खुलती है, ठीक है। वायु कुपिका में कौन खुलती है, अंत श्वसनिकाएं, ठीक है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिका तक, बाह्य नासारंध्र से अंत श्वसनिका तंत्र तक को हम क्या कहते हैं, उस भाग को चालन भाग, कंडक्टिंग जोन, और यही कंडक्टिंग जोन, चालन भाग, वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचारित करता है, वह इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है तथा वायु को शरीर के ताप क्रम में लाता है। पहला कणों से मुक्त कर दिया, उसके बाद
बाद तापक्रम जो होता है शरीर का उसके हिसाब से वायु को लाता है, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला, चालन भाग, याद रखना चालन भाग। नासा छिद्र से नासा बाहा नासा रंध्र से कहाँ तक, हमारे अंतस नलिकाओं तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। उसके बाद कूपिकाएं, कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं जो होती है वो श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग कहलाता है। विनिमय भाग क्या है, हमारा जो कूपिकाएं हैं वो विनिमय भाग। अब वही तो विसरण करेंगे O2 और CO2 का, इसीलिए हमने श्वसन भाग प्राइमरी जो है, जो विनिमय भाग है उसको हमने कहा है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, विनिमय भाग कूपिका से रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। तो हमने किस तरीके से देखा है, देखो पहले नासा रंध्र से कहाँ गए, हमारे नासा गुहा में, नासा गुहा से नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी से ग्रसनी, फिर कंठ, फिर उसके बाद श्वसनली, श्वासनली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनी, श्वास नली और नलिका, फिर अंतस्थ श्वास नलिका, फिर उसके बाद कूपिका में जाकर खुली। और इस पूरे भाग को हमने क्या बोला है, हमने बोला है श्वास चालन भाग, चालन भाग, चालन भाग, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये तापक्रम को भी लाता है और जो भी हमारी वायुमंडलीय में जो भी गैस वायु है उसको क्या करता है, उसको मुक्त करता है, बाहरी कणों से मुक्त भी करता है और तापक्रम के हिसाब से लाता है, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे, ये हमने पूरा भाग देख लिया है क्या, हमने दो भाग में श्वसन को बांटा था, एक श्वसन पथ और एक फेफड़ों में। अब हम फेफड़ों के बारे में देखेंगे, फुफ्फुस के बारे में, जिसमें सबसे पहले है कि ये वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, वायुरोधी होते हैं। अब यहाँ से थोड़ी ना वायु जाएगी, ठीक है। और एक जोड़ी होते हैं दाया फेफड़ा, ठीक है, बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हमारा जो यहाँ पर है जो क्या कहते हैं, हमारा बायां फेफड़े में क्या होता है, यहाँ पर कार्डियक नोच रहता है जिसमें हमारा दिल रहता है, ठीक है। उस कार्डियक नोच के चलते इसका आकार छोटा हो जाता है, इसका आकार बड़ा, और वजन में भी ये छोटा, वजन में ये बड़ा। इनका वजन भी दे रखा है, ये इसका 525 445, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। अब जो हमारा फेफड़ा है वो कैसा है, एक स्पंज की तरह है, ठीक है। अब जब स्पंज देखो हमारे वक्षीय गुहा में आयतन बढ़ेगा, ठीक है, वैसे हमारे फेफड़ों की भी जो गुहा है साइज है उसमें भी आकार उसका बढ़ता हुआ देखा जाएगा। ये प्रतिबिंबता होता है, मतलब कि ये हमारे वक्षीय गुहा के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे हमारा फेफड़ा वक्षीय गुहा बढ़ेगा वैसे हमारा फेफड़े का आकार बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये स्पंजी होता है, ठीक है। अब फेफड़े जो है वो दोहरे आवरण से ढके हुए होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्लूरा, प्लूरा कहते हैं। अब प्लूरा एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है, ठीक है। और जिसे हम इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस आवरणी, फुफ्फुस आवरणी, ठीक है। तो इससे ढके रहते हैं। अब इनके बीच में एक गुहा मिलती है दोनों के, उस गुहा में क्या होता है, भरा रहता है क्या, एक फ्लूइड भरा रहता है, तरल भरा रहता है, जिसे प्लूरा फ्लूइड कहते हैं, प्लूरा तरल कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये बाहरी आघातों से, ठीक है, हमारे फेफड़ों को बचाने का, रक्षा करता है, वह घर्षण को कम कर देता है। कौन, बाहरी जो उसके अंदर हमारा भरा है क्या, फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब एक और भी है, इससे बीमारी भी होती है। देखो अगर प्लूरल फ्लूइड अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ लंग्स को ढसा देगा, अंदर की तरफ ढसाएगा तो कूपिकाएं दब जाएंगी, कूपिकाएं दबेगी तो क्या होगा, इससे जो हमारा श्वसन है वो अच्छे से नहीं होगा, गैसों का विनिमय नहीं हो पाएगा, तो इससे सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये एक तरह की बीमारी भी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड जिसमें बढ़ जाता है, ठीक है, ये घर्षण को कम करता है, ठीक है। अब फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है भाई, कौन फेफड़े की मतलब जो पूरी मेन इकाई कौन है, वो कूपिकाएं, ठीक है। तो कूपिकाएं संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, फेफड़ों की। वायु कूपिका भी से कहते हैं। कूपिका दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, पहले एक छोटी होती है, एक बड़ी, जिसे हम कहते हैं छोटी न्यूमोसाइट और बड़ी न्यूमोसाइट। तो फर्स्ट सेकंड का नाम देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी न्यूमोसाइट है वो क्या कर रही है, वह उसके अंदर छिद्र होते हैं जो छोटी है, और उनको हम कहते हैं पोर्स ऑफ कोन, पोर्स ऑफ कोन, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है ना, इन छिद्रों के द्वारा O2 और CO2 का जो रक्त से हमारी कूपिका के अंदर है, O2 और CO2 का क्या होता है, विसरण होता है, ठीक है, सरल विसरण भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाली क्या है, जिस जो बड़ी है, जिसको हमने क्या कहा है, न्यूमोसाइट सेकंड, ठीक है। उसमें रसायन स्त्रावित करते हैं जो कि लेकिथिन नाम का एक रसायन होता है, उसको स्त्रावित करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये चारों तरफ कोशिका के लग जाते हैं और ये कूपिका को सिकुड़ने से बचाते हैं, सिकुड़ने से। अब मान लो वायु नहीं भरी कूपिका में, तो ये एक किसकी तरह, एक गेंद की, एक बलून की तरह है ना, तो बलून क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वायु नहीं भरी, तो ये सिकुड़ने से बचाते हैं इसको, कूपिका को, ठीक है। क्या नाम है इनका, न्यूमोसाइट सेकंड। अब उसके बाद देखो हमारे ये लंग्स है, ये बड़े ही नाजुक अंग होते हैं, ठीक है। इसको बचाने के लिए हमने क्या लगाया, हमने नहीं, अल्लाह ताला ने हम क्या लगा दिया, वक्षीय जाल लगा दिया, ये जाल लगा दिया, ठीक है। कैसा जाल लगा दिया, कि हाँ, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, जैसे रिब्स में ऊपर की नीचे, ऊपर की तरफ, ये पार्श्व की तरफ भी लगा दिया, पीछे की तरफ भी लगा दिया, आगे की तरफ भी लगा दिया, नीचे की तरफ। तो हम इसे कहेंगे वक्षीय जाल, वक्षीय पंजर, या थोराइसिस केज, रिब केज भी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब ये एक तो अधर की तरफ रहता है, ठीक है। अधर मतलब क्या, एक ये आगे की तरफ, ठीक है। अधर वाले को हम क्या कहेंगे, वंट्रल, ठीक है। वंट्रल के जो होता है उसको हम कहते हैं अरुस्थि, अरुस्थि, ठीक है। इंग्लिश बोले स्टर्नम, अरुस्थि, ये जो स्टर्नम, ठीक है। इसी से जुड़े रहते हैं क्या, जो पीछे पृष्ठ, एक पृष्ठ में लगा दिया है डॉर्सल की तरफ, जिसे हम कहते हैं कशेरुक, मेरुदंड, है ना, वर्टिबल कॉलम, ये जो रीढ़ की हड्डी है वो लगा दी है, ये आगे की तरफ लगा दिया अरुस्थि, ठीक है, लंग्स के लिए। उसके बाद पार्श्व की तरफ, ये जो पार्श्व की तरफ आ रही है, ये पसलियाँ आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, पसलियाँ, रिप्स, ठीक है। उसके बाद शीर्ष की तरफ, ये ऊपर की तरफ क्या लगा दी है, ये शीर्ष की तरफ क्या लगा दी है, हमारी क्लेविकल, क्लेविकल, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, क्लेविकल। उसके बाद नीचे की तरफ लगा रखे हैं क्या, निचले निचले हिस्से में डायाफ्राम, कैसा बोलते हैं इसे, मध्यपट, डायाफ्राम, ठीक है। इस तरीके से हमारे पूरी ये हमारा फेफड़े की संरचना है और उसके अंदर कूपिका की हमने संरचना देखी।
तो अब हम देखेंगे श्वासन। देखो श्वासन किस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के क्या क्रियाविधि होती है। देखो श्वासन की दो चरण होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक अंतः श्वसन, एक कहते हैं निश्वसन। अंतः श्वसन में हम कहते हैं इंस्पिरेशन, मतलब वायु को फेफड़ों में लेना, और बाहर सॉरी निश्वसन को कहते हैं वायु को छोड़ना, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले थोड़ी हम फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में प्रति मिनट में जो श्वासन है वो होता है 12 से 16 बार, ठीक है, 12 से 16 बार। और ये श्वासन में जो वायु का आयतन है वो नापने के लिए, है ना, उसका आकलन करने के लिए हम एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की सहायता से किया जाता है। अब देखो वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच क्या चीज़ हमें करनी पड़ेगी, हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें दाब प्रवणता को देखना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये किसमें निर्भर करेगी, दाब प्रवणता पे। हमें उच्च सांद्रता मतलब उच्च से निम्न की तरफ क्या करना है, वायु को लेना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंतः शोषण जब होता है, जब फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है फेफड़ों का दाब, और निशोषण जब होता है जब वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है अंदर के मुकाबले, फेफड़ों के मुकाबले। अब हम अंतः शोषण की बात करेंगे किस तरीके से। देखो अंतः शोषण में फेफड़ों का हमें क्या करना है, दाब को कम करना है। तो सबसे पहले हमें फेफड़ों का आयतन बढ़ाना होगा। अगर आयतन ज़्यादा होगा तो वायु आराम से हमारे शरीर में फेफड़ों के अंदर आ जाएगी उच्च से निम्न की तरफ। तो हमें जितना आयतन बढ़ाना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आयतन बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले दो तरीके हैं। एक तो डायाफ्राम जो होता है वो संकुचन करके चपटा हो जाए, ये डायाफ्राम है जिसका गुंबद आकार है, ठीक है, ये ऐसे चपटा हो जाए, डोम आकार जो है ऐसे चपटा हो जाए। इससे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ फेफड़ों का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है, आयतन बढ़ जाएगा। लेकिन हमें तो भाई आगे की तरफ भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर हमारी काम करती हैं पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ, जो हमारी पसलियों में लगी रहती है, हमारी पसलियों के बीच की जगह, ठीक है, ये जो जगह है इसको हम कहते हैं अंतरा, इसको हम कहते हैं अंतरापर्शुक स्थल। जो हमारे बीच में पसलियों के बीच में मिलती हैं पेशियाँ, उन पेशियों के बीच की जो गैप है उसको हम कहते हैं अंतरापर्शुक स्थल, इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस। और यहीं पर पसलियाँ पेशियाँ मिलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। और ये इंटरकॉस्टल मसल दो प्रकार की होती है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। बाहर की तरफ को हम कहते हैं बाहर की तरफ को कहते हैं बाह्य अंतर पार्श्विक परशुक मांसपेशियाँ, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और जो अंदर की तरफ है हम कहते हैं उसे आंतरिक अंतर पार्श्विक पेशियाँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो ये दो मसल्स होती है। इसमें होता क्या है, देखो हमारी जो ई आई क्या है, सीएम है, वो यहाँ पर कार्य करती है जब एक्सटर्नल जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल है, बाह्य आंतरिक क्या कहते हैं पार्श्विक मसल मांसपेशियाँ जो है वो क्या करती है, वे संकुचन होती है, वे क्या करती है, वे ये देखो इस तरफ से अगर हम देखें, ठीक है, इस तरफ से, तो यहाँ पर ये जो इंटरकॉस्टल हमारी ये मसल है वे क्या करेगी, वे नीचे वाली से ऊपर वाली पेशियों की तरफ क्या करेगी, पीछे की पृष्ठ की तरफ से ऊपर वाली पेशियों की तरफ क्या करेगी, संकुचन करती है, जुड़ जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है, संकुचन पैदा होता है, जिससे ये स्पेस इस तरीके से पेशियां हमारी आगे की तरफ हो जाती है संकुचन के कारण, ठीक है। तो संकुचन हुआ जिससे हमारी ये पसलियां ऊपर हो गई, और पसलियों के साथ क्या हो गई, ऊपर अरुस्थि जो हमारी ये है स्टर्नम, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, स्टर्नम, ठीक है, क्या अरुस्थि और हमारी रिब्स जो हमारी पसलियां हैं वे दोनों आयतन में बढ़ जाती हैं। और इनके आयतन के चलते क्या होता है, हाँ, इनके आयतन के चलते हमारे फेफड़ों का भी आयतन बढ़ जाता है, बाहर से भी नीचे से भी। तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, देखो पहले में क्या है, जिसमें बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियाँ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का संकुचन कर पसलियों और अरुस्थि को ऊपर उठा देती है, जिससे पृष्ठधार अक्ष जो होता है, डॉर्जोवेंट्रल एक्सेस जो होता है हमारा वक्ष गुहा का कक्ष बढ़ जाता है, ठीक है। और डायफ्राम जो होती है वो चपटा कर संकुचन कर नीचे की तरफ से क्या आयतन को बढ़ा देती है। अब दो तरह के मैंने बताया था, एक तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो हमारा फेफड़ों का साइज बढ़ जाएगा, आयतन। अब जो उच्च सांद्रता मतलब वायुमंडलीय उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आराम से गैस हमारी चली जाएगी, तो फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब निःश्वसन में क्या होता है, देखो निःश्वसन में क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम है और जो हमारा आंतरिक अंतरापर्शुक मसल जो है हमारी, वो फिर से क्या हो जाती है, स्थिलन मतलब रिलैक्स हो जाती है, स्थिलन रिलैक्स हो जाती है। उसके चलते क्या होता है, वृषीय आयतन घट जाता है, जिससे फुफ्फुस आयतन भी घट जाएगा। अब ये घट गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अंतर फुफ्फुसी दाब जो होता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। और बाहर का दाब जो है उससे क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो वायु है इससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये दाब कम कर दिया हमने, बाहर का दाब क्या हो गया, सॉरी ये दाब हमने बढ़ा दिया, बाहर का दाब थोड़ा कम हो गया, तो उसके चलते वायु बाहर की तरफ निकल जाएगी, जिसे हम कहेंगे निःश्वसन। इंस्पिरेशन हमने देखा जो कि संकुचन के कारण होता है डायफ्राम के, और हमारी जो पसलियों में जो मसल्स मिल रहे हैं, जैसे हमने बोला आंतरिक पर्शिक मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है उसके संकुचन के कारण हमारी जो अरुस्थि और ये रिब्स है हमारी पसलियां हैं उनका आयतन बढ़ रहा था, जिसके कारण फेफड़ों का आयतन बढ़ रहा था, आयतन बढ़ा। अब उच्च सांद्रता से उच्च वायुमंडलीय हवा अंदर की तरफ निम्न की तरफ आराम से आ जाएगी। ये हमने देखा था, क्या हमने देखा था, क्या कहते हैं अंतः श्वसन। और निःश्वसन में रिलैक्स हो गई सारी मसल, आंतरिक पार्श्विक मसल रिलैक्स हो गई, पेशी और डायफ्राम रिलैक्स हो गया, उससे यहाँ पर जो है दाब ज़्यादा हो जाएगा बाहर की अपेक्षा में, उससे हम आराम से सांस को वायु को छोड़ देंगे, वायु ली, रिलैक्स हो गई। अब यहाँ पर दाब क्या हो गया, बढ़ गया, और बाहर का दाब थोड़ा अधिक कम हो गया, तो उससे हमने वायु को निकाल दिया।
बात करेंगे श्वसन संबंधी आयतनों और क्षमताओं के बारे में। देखो हम श्वसन जो है उसकी आयतन वॉल्यूम हम कितनी ले सकते हैं और हमारे अंदर क्षमताएं कितनी है वो। तो सबसे पहले हम आयतनों की बात करेंगे, जिसमें पहला आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं ज्वारीय आयतन। तो वो जो होता है जैसे सामान्य तरीके से जो हम श्वसन करते हैं वो कितना है, देखो तो ये है 500 मिलीलीटर अंतः शोषण और निःशोषण 500 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रति मिनट हम कितना ले सकते हैं, कितना वॉल्यूम अंतः और निःशोषण कर सकते हैं, वो होता है 6000 से 8000 मिलीलीटर। 6000 से 8000 मिलीलीटर हम प्रति मिनट इतना मनुष्य क्या कहते हैं वायु श्वसन करता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कौन से इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम बलपूर्वक कितनी मिलीलीटर वायु ले सकते हैं और बलपूर्वक कितनी छोड़ सकते हैं। तो हम कहते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित क्षमता और नि श्वसन सुरक्षित आयतन, क्षमता नहीं आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, तो वो हम कितना, देखो सामान्य मनुष्य जो है वो कितना ले सकता है, वो ले सकता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो है 2500 से 3000 मिलीलीटर, 2500 से 3000 मिलीलीटर। और निःशोषण जो है अंतः श्वसन हो गया, निःशोषण कितना करता है 1000 से 1100 मिलीलीटर। तो आप इतना कम कर रहा है, ले इतना रहा 2500 से 3000 और इतना 1000 से 1100 कर रहा है, इसका मतलब कुछ शेष भाग उसके फेफड़ों में और उसकी श्वास नली में रह जा रहा है। तो वो कितना है, वो होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। हमने चार चीजें देखी, चार आयतन होते हैं, टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन, उसके बाद हमारा आईआरवी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद लास्ट का है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम अवशिष्ट आयतन, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे हम क्षमताएं 5 तरह की होती है। सबसे पहले सोचो कौन सी हो सकती है। सबसे पहली क्षमता है हमारी अंतः श्वसन क्षमता, कि हम कितने उससे श्वसन कर सकते हैं। मतलब पहले हमारा आ गया एक सामान्य बलपूर्वक, तो ये जो होती है वो कितनी हुई 500 थी हमारी क्या सामान्य, और बलपूर्वक कितनी थी हमारी, बलपूर्वक थी 2500 से 3000। तो इसका मतलब 3000 से लेकर जो 3500 है उतनी हमारी क्या रहती है अंतः श्वसन क्षमता रहती है। अब निःशोषण क्षमता कितनी है, पहले हमने 500 छोड़ दी, अब उसके बाद हमने हमारी क्षमता कितनी है, आयतन हमारा आयतन कितना था, वो कितना था सामान्य जो था वो था हमारा 1000 से 1100। तो उसमें कितनी जोड़ दो, 500 जोड़ दो, तो 1500 से 1600 जो है हमारा क्या हो गई है निःशोषण क्षमता हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। अब इसमें अवशिष्ट भी तो रह रहा है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, देखो सबसे पहले हम जो शेष भाग रह रहा है वो, ठीक है, और जो हम निःशोषण कर रहे हैं कौन सा, हम जो बलपूर्वक निःशोषण कर रहे हैं उसको, इन दोनों को जोड़कर हमारा निकलेगा क्या FRC, मतलब कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो सबसे पहले हम छोड़ कितना रहे हैं 1000 से 1100, और अवशिष्ट कितना रह जा रहा है, वो रह रहा है 1100 से 1200। तो इसे जोड़ के हमारा हुआ 2100 से 2300 मिलीलीटर, ठीक है। इतनी वायु हम अवशिष्ट रह जा रही है पूरी क्रिया में, ठीक है। उसके बाद है जैव क्षमता क्या होती है, देखो जैव क्षमता को हम कहते हैं जैव क्षमता को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो VC, तो वाइटल कैपेसिटी वो होती है जो बलपूर्वक वह निःशोषण के बाद वह अधिकतम मात्रा जो व्यक्ति अंतः शोषण करता है। इसमें कौन से आती है, इसमें टीवी टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन भी आता है, IRV भी आता है, ERV भी आता है, ठीक है। तो कितना हुआ 500, 2500 से 3000 और 1000 से 1100, इन तीनों को जोड़ के हमारा निकलेगा क्या, हमारा निकलेगा क्या कहते हैं जैव क्षमता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं वाइटल कैपेसिटी VC, ठीक है। तो वो निकलेगी 4000 से 4600 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद फेफड़ों की कुल क्षमता क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी लंग की कैपेसिटी है हमारी फेफड़ों की, तो वो सारी चीजें जोड़ दो, उसमें रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएगी, निःश्वसन सुरक्षित आयतन भी आ जाएगा, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन भी आ जाएगा, और ज्वारीय आयतन भी आ जाएगा, जो कि होगा 500, 2500 से 3000 और 1000 से 1100 और लास्ट में 1100 से 1200। ये चारों चीजें जोड़कर हमारा आखिरी का जो निकलेगा वो निकलेगा TLC, जो कि होगा हमारा 5100 से 5800, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है TV प्लस ERV प्लस IRV प्लस हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम RV। तो ये चारों हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसमें VC ले रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जैव क्षमता, जिसमें TV IRV ERV होता है, और बस हम इसमें RV प्लस कर रहे हैं। तो यहां से हम फेफड़ों की कुल क्षमता निकाल सकते हैं 5100 से 5800। तो यहाँ पर हम देखेंगे गैसों का विनिमय, ठीक है। तो गैसों के विनिमय के बाद गैसों का परिवहन, फिर ऑक्सीजन का परिवहन। तो गैसों का मतलब विनिमय कैसे होगा, CO2 और O2 का। तो सबसे पहले याद रखना है जो कुपिकाएं हैं वह प्राथमिक स्थल है किसका, गैसों के परिवहन का, ठीक है। उसके बाद गैसों का जो परिवहन होगा वो किसके बीच में होता है, वो रक्त के ऊतकों के बीच में होगा, ठीक है, रक्त के और ऊतकों के बीच में होता है, ठीक है, कुपिकाओं के और वायुमंडल के बीच में होगा। और जो O2 और CO2 का विनिमय है वह किसके ऊपर निर्भर करेगा, वह दाब प्रवणता के ऊपर निर्भर करेगा और सरल विसरण द्वारा होगा, दाब के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। अब इस दाब प्रवणता को हम PO2 और PCO2 प्रेशर O2 प्रेशर CO2 द्वारा दर्शाते हैं। वातावरणीय वायु से कुपिकाओं से और रक्त और ऊतकों से। अब इस सांद्रता प्रवणता को देखो, ठीक है। तो सबसे पहले वातावरण से कुपिका में आई, ठीक है। तो वातावरण का उच्च दाब होगा और कुपिका का निम्न दाब होगा। कितना होगा 159 mmHg से कितनी आई कुपिका में, वो आई हमारी 104 mmHg। तो 159 से 104 mmHg तक आई। अब कुपिका से किस में जाएगी, कुपिका से जाएगी वो फुफ्फुसीय धमनी या अनऑक्सीकृत रक्त में। तो अनऑक्सीकृत रक्त में जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा 104 से हो जाएगा
40, ठीक है, तो 40 हो जाएगा। अब 40 से क्या होगा भाई, ऑक्सीकृत हो जाएगी वो जो हमारी धमनी है या हमारा अनऑक्सीकृत महाशिरा है, वो अब क्या हो जाएगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। अब वो किस में बदल जाएगी, फुफ्फुसीय शिरा में, और फुफ्फुसीय शिरा जो होगी बाद में क्या हो जाएगी, फुफ्फुसीय और सॉरी महाधमनी में हो जाएगी। अब इसका जो दाब होगा वो बढ़ जाएगा, 40 से कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, क्योंकि उस ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। तो सबसे पहले 159, फिर 104, और फिर उसके बाद 40, फिर उसके बाद 95 हो जाएगा, 95 mmHg। अब उसके बाद ऊतकों में जाएगी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऊतक का दाब कम होगा, कितना होगा, 40। तो यहाँ से हमारा ये हमने देखा ऑक्सीजन का परिवहन। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन देखेंगे जो कि उल्टा होगा। ऊतक से कहाँ जाएगा, ऊतक से जाएगा पहले वो किसमें, महाधमनी जो ऑक्सीकृत रक्त है, फिर अनऑक्सीकृत रक्त में जाएगा, फिर कुपिका में जाएगा, फिर वायुमंडलीय में जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊतक का दाब होगा वो किससे ज्यादा होगा, वो महाधमनी से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 45 होगा किसका, ऊतक का, और 40 होगा हमारी महाधमनी का जो ऑक्सीकृत रक्त है, हम उसे ऑक्सीकृत रक्त बोलेंगे। अनऑक्सीकृत का कितना होगा, ज्यादा होगा, फिर 45 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाँ उसके बाद अब ये जाएगी कहाँ पर, कुपिका में। तो 40, 45, फिर 40, फिर 45, अब फिर कुपिका में जाएगी 40 mmHg। अब कुपिका से कहाँ जाएगी, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब होता है 0.3 mmHg। तो समझ में आ रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन का देखते हैं क्रम कैसे है, वायुमंडल से कुपिका 159 से 103, और कुपिका से हमारी किसमें गई, फुफ्फुस धमनी या हमारी क्या, अनऑक्सीकृत रक्त में। अनऑक्सीकृत रक्त में कितना हो गया हमारा, 40। अनऑक्सीकृत रक्त से किसमें गई हमारी, ऑक्सीकृत रक्त बढ़ गया, 95 हो गया। अब उसके बाद ये किसमें गई, हमारी ऊतक में गई। ऊतक में कितना है, 40। अब इसी को उल्टा कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं। सबसे पहले ऊतक से किसमें गई हमारी, ऑक्सीकृत रक्त में गई, जो थी 40 से 45। फिर उसके बाद 45 से 40 जाएगी, है ना, जो कि कितना हो जाएगा, हाँ जो कि हमारी हो जाएगी अनऑक्सीकृत रक्त में जाएगी, कितनी, 40 से 45। अब उसके बाद 45 से किस में जाएगी, 40 कुपिका में, और कुपिका से वायुमंडल 0.3। तो ये हमारी पूरी हमने ये क्या कहते हैं इसे, तालिका जो डब्बे को देखा हमने पूरे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किस तरीके से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। देखो ऑक्सीजन जो है वह रक्त में 97% जो जाती है वो किसके द्वारा जाती है, हीमोग्लोबिन के द्वारा, रक्त कणिकाओं के द्वारा। और जो 3% है वह घुल जाती है, किसमें घुल जाती है, जो हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें 3% घुल के जाती है। 97% किससे जाती है हमारी, हीमोग्लोबिन से, और ये जो जुड़ती है उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है देखो 23% और 77%, देखो 77% जो CO2 है वो जाती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन से जाती है उसमें भी अलग अलग होता है, ठीक है। जो हमारी 7% है वो डायरेक्ट CO2 प्लाज्मा के द्वारा जाती है, ठीक है। लेकिन जो 70% है वही प्लाज्मा के द्वारा जाती है, लेकिन डायरेक्ट ना जाके वो बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3-, ठीक है। तो इसके रूप में जाती है। और 23% जो है वो जाती है रक्त कणिकाओं मतलब हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन होती है। तो ज्यादातर घुल गई CO2 और हमारी रक्त कणिकाओं के द्वारा गई। तो याद रखना 77% और कितनी, 23%, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से। देखो सबसे पहले एक फैक्ट याद रखना कि 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त में जो ऑक्सीजन ऊतक के पास जाती है, जो ऑक्सीजन उसमें होती है वो कितनी होती है, 20 मिलीलीटर। ऑक्सीजनित रक्त में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होती है, और जाती कितनी ऊतकों के पास, 5 ml, ठीक है। 20 ml रहती है ऑक्सीजन और जाती 5 ml है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन यही लिखा है, देखो प्रत्येक 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर O2 प्रदान करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है, लिखा है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है। जैसे अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़े, हमने क्या कहा, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कहाँ हो रहा है, फेफड़ों में हो रहा है, जो कुपिकाओं में हो रहा है, ठीक है। O2 ऊतकों में वियोजित हो जाता है। अब O2 ऊतकों, O2 और CO2 का कहाँ आदान प्रदान हो रहा है, ऊतकों में हो रहा है, ठीक है, और हमारी कुपिकाओं में हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक लाल क्या है, एक लाल रंग का लौह युक्त वर्णक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रूप से रिवर्सिबल ढंग से कौन जुड़ा होती है, ऑक्सीजन जुड़ी होती है, और जिसमें कि, है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और जिसमें कि प्रत्येक एक हीमोग्लोबिन के अणु से 4 O2 के अणु का वहन हो सकता है, ठीक है। 4 जुड़ सकते हैं, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन से। इस बंधन को क्या कहते हैं उसे, तो इस बंधन को जो बाधित करने वाली वो है ना, कारक है, वो क्या है, देखो सबसे पहले CO2 का अधिक हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो आयन है उसका ज़्यादा हो जाना, है ना, तापक्रम का ज़्यादा हो जाना। इससे जो होती है ये O2 और हीमोग्लोबिन के जो बंधन है उसको बाधित करती है ये चीज़ें, और हम इससे कौन जुड़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है, ठीक है। इसको तोड़ देती है इनके बंधन को, और वो ऊतक में O2 चला जाता है। O2 और हीमोग्लोबिन के जुड़ने या वियोजन के वक्र को सिग्माग वक्र, सिग्मोइड कर्व कहते हैं, या हम वियोजन वक्र, डिसोसिएशन कर्व भी कहते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन से O2 को प्रभावित करने वाली जो CO2 का दाब है, H+ आयन सांद्रता है, और हमारे तापक्रम है, ये सारे घटकों के अध्ययन में सहायता होती है। ये जो ग्राफ इस तरीके से सिग्मोइड ग्राफ है, ऐसे SS आकृति का, ठीक है। तो याद रखना है, अगर हम एक बिंदु की बात कर रहे हैं, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो वो राइट कहलाएगा, इस तरफ देखते हैं तो वो लेफ्ट कहलाएगा। तो लेफ्ट अगर हम जाएंगे, लेफ्ट में, ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर
निम्न हाइड्रोजन सांद्रता होगा और सबसे मेन क्या है, O2 और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है, ज्यादा जुड़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट में, ठीक है। और अगर हाँ यहाँ पर लेफ्ट में, और तापक्रम निम्न होता है, H+ आयन भी निम्न होता है, ठीक है। अगर हम राइट की बात करें नीचे की तरफ, क्या होगा भाई, O2 और CO2 का क्या होगा भाई, वियोजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर CO2 बढ़ रहा है, ठीक है, H+ आयन भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हमने ये पूरी चीजें देख ली किसमें, ऑक्सीजन का परिवहन। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, और फिर हम देखेंगे श्वसन का नियमन, और लास्ट में हमारा है श्वसन के विकार। देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, CO2 का परिवहन कैसे होगा। सबसे पहले देखो, CO2 से ऊतकों से CO2 निकली 100 मिलीलीटर, ठीक है। और ये याद रखना है कि 100 मिलीलीटर जो वी ऑक्सीजनेट जो रक्त है ना, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ठीक है, उसमें जो कूपिका में जो CO2 जाएगी वो कितनी होती है, वो होती है 4 ml। 100 मिलीलीटर वी ऑक्सीजनेट रक्त में 4 मिलीलीटर कूपिकाओं में CO2 मुक्त होती है, ये याद रखना है। अब हम देखेंगे पूरी प्रक्रिया कैसे है CO2 की, ठीक है। सबसे पहले ऊतकों से 7%, 100 मान लो 100% CO2 छोड़ी, 7% CO2 जो है वो डायरेक्ट प्लाज्मा में घुलकर जाएगी, डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद ऊतक से 70% जो CO2 आई है, ठीक है, उसका क्या हुआ, वो आरबीसी में जाएगी। 70% हमें पता है कि 77% जाएगी प्लाज्मा से घुलकर, ठीक है, और 23% जाएगी आरबीसी में घुलकर, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, देखो 70% CO2 जो है वो आरबीसी में गई, और आरबीसी में जाने के बाद वो H2O से रिएक्ट करती है। अब जब हमारी CO2 और H2O रिएक्ट करी, और इसमें एक और इंजाइम साथ में मिलता है जिसको हम कहते हैं कार्बो एनहाइड्रेज, ठीक है। कार्बो एनहाइड्रेज मिलकर ये बनाते हैं H2CO3। अब ये जो होता है ना, ये अस्थायी होता है। H2CO3 जो आया हमारे पास, वो अस्थायी होने के कारण इसमें अलग हो जाता है H+ आयन और HCO3-। अब HCO3-, यही हमारा जो है बाइकार्बोनेट, यही हमारा 70% CO2 है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो तीसरे में हमें पता है कि हमारी ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी हुई है, हीमोग्लोबिन के साथ, और हमें भेजनी है ऊतकों के पास ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक और चीज जुड़ी होती है जो उसको स्थायी बनाती है, जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ये तीनों जुड़े रहते हैं। और जब ये ऑक्सीजन अलग होती है तो हमारा KHB, पोटेशियम, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन ऊतकों के पास चली जाती है। अब जो हमारे KHB है वो भी अलग हो जाते हैं, पोटेशियम और HB में, हीमोग्लोबिन में, ठीक है, और पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो H+ आयन जो हमारा बचा हुआ था, ठीक है, उसको तो हमें बाहर भेजना है, ठीक है। H+ आयन जो बचा हुआ है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, वो बनाएगा HHB, और इसके साथ एक और चीज है, अमीन समूह जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, और ये पूरे मिला के बनाएंगे हीमोग्लोबिनिक अमीन, हीमोग्लोबिनिक अमीन, HHBNH2, हीमोग्लोबिनिक अमीन, ठीक है, इसे कहते हैं। अब देखो क्या होगा, अब जो ऊतक से 23% CO2 आई है, 77 तो प्लाज्मा से जाएगी, 23% आरबीसी से, हीमोग्लोबिन से। अब ये 23% CO2 जुड़ जाएगी किसके साथ, हमारी हीमोग्लोबिनिक अमीन के साथ, मतलब कि CO2 जुड़ जाएगी HHBNH2 से और बनाएगी HHBNHCOOH। इसको हम कहते हैं कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें निकल गई, अब ये 23% आराम से हमारी किससे चली जाएगी, हमारे आरबीसी से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर चली गई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जो हमारा HCO3- था, जो हमारा बाइकार्बोनेट था 70%, ये है बाहर प्लाज्मा से जाना है, तो ये बाहर जाएगा। अब देखो आयन को बैलेंस भी तो करना है, आयन को बैलेंस करने के लिए हमारे रक्त में होता है NaCl जो होता है, उसमें क्लोराइड को अंदर भेजना है और एक माइनस बाहर आना है, तो क्लोराइड को अंदर भेजा। अब वो क्लोराइड जो है बचा कौन है, पोटेशियम बचा हुआ है, पोटेशियम से रिएक्ट करके बनाता है पोटेशियम क्लोराइड। और जो हमारा हमने बाहर निकाली 70% CO2, ठीक है, HCO3- जैसे हम बाइकार्बोनेट कह रहे हैं, वो जुड़ जाती है Na+ से, तो हमारा बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3-। इस तरीके से हमारा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। याद रखना 7% डायरेक्टली किसके साथ जाती है, प्लाज्मा के साथ घुलकर। 70% जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ जाती है, ठीक है, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जाती है, जो कि भाई H2 के साथ रिएक्ट करती है, उसमें कार्बो एनहाइड्रेज भी एंजाइम जुड़कर वो बनाता है H2CO3 बनाता है, और ये अस्थायी होने के कारण हो जाता है क्या, H+ और HCO3- हो जाता है, और ये बाहर जाएगा, ये सोडियम से जुड़ जाएगा। उसके बाद जो 30% जो होती है हमारी CO2, वो डायरेक्ट जाती है हीमोग्लोबिन से जुड़ के, और हीमोग्लोबिन भी H+ आयन से जुड़ के बनाता है हमारा हीमोग्लोबिनिक अमीन समूह में जुड़ जाता है। और उसके बाद जब CO2 जुड़ती है तो हम उसे कहते हैं हीमोग्लोबिनिक, सॉरी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा CO2 परिवहन करता है। देखेंगे श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। देखो किस तरीके से श्वसन को नियमन, मतलब उसको कंट्रोल करा जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेगुलेशन, रेगुलेट करा जाता है। तो हमारे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन के, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक पश्च। तो हमें लेना पश्च से। पश्च में हमारे 3 और भाग होते हैं, जिसे हम मेड्यूला कहते हैं, और पोन्स कहते हैं, और सेरिबेलम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें मेड्यूला और पोन्स में देखना है कि मेड्यूला में, ठीक है, पश्च की तरह 2 केंद्र होते हैं, ठीक है, जिसको एक केंद्र को हम कहते हैं पश्च श्वसन केंद्र, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लय केंद्र, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। और एक और उसी के पास में रहता है कौन सा केंद्र, उसी के बगल में दूसरा केंद्र होता है जिसे हम कहते हैं रसोसंवेदी केंद्र, ठीक है, रसोसंवेदी केंद्र, और जिसे हम कहते हैं कीमो सेंसिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर एक और होता है जिसको मैंने बताया पोन्स, ठीक है। पोन्स में भी क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक,
श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन केंद्र। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये तीनों चीजों के बारे में अब हम देखेंगे। तो श्वसन का निबंध देख रहे हैं। तो मानव में ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित क्या करा जाता है, संतुलित बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताएं होती है। मैंने बताया ना, ये यही संतुलित करती है जो श्वसन कैसे होना है। ठीक है, तो सबसे पहले मस्तिष्क में ये मेड्यूला क्षेत्र में, ठीक है, मेड्यूला क्षेत्र में एक विशिष्ट पश्च श्वसन लय केंद्र डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी है। जैसे हम श्वसन करते हैं ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, तो यही उसको कंट्रोल करता है कौन, मेड्यूलर क्षेत्र में, जिसे हमने क्या कहा, पश्च श्वसन लय केंद्र। लय, श्वसन की लय को ये कंट्रोल करता है, जिसको हमने कहा डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मस्तिष्क में मेड्यूलर क्षेत्र में है। अब उसी के पास में लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कीमो सेंसिटिव केंद्र होता है, जो CO2 व H+ आयन के लिए अति संवेदी होता है। अब ये जो होता है ना, जिसे हम कीमो सेंसिटिव कह रहे हैं, जो हमारा रसो संवेदी है, ये जो केंद्र होता है, ये केवल H+ आयन और CO2 की मात्रा को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, इसको O2 से कुछ लेना देना नहीं है। इन पदार्थों की अगर वृद्धि हो रही है तो यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन की प्रक्रिया को आवश्यक समायोजन करता है, मतलब श्वसन की प्रक्रिया को बढ़ा देगा। अगर CO2 H+ आयन बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। तो ये जो हमारा रसो संवेदी होता है, जिसको हमने कीमो सेंसिटिव होता है, ये है किसको निर्धारित करता है, CO2 H+ आयन की क्षमता को, कि कितनी हमारे अंदर अगर बढ़ रही है तो उसको श्वसन कुछ बढ़ा देगा, है ना, बढ़ा देगा उसको, तो इससे क्या होगी, ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ जाएगी और H+ आयन और CO2 की कम करेगा। ठीक है, अब उसके बाद है मस्तिष्क के पोंछ क्षेत्र में, ठीक है, एक अन्य केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन, श्वास प्रभावी या न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है। ये आया ना, श्वास प्रभावी, प्रभाव कर सकता है, क्या प्रभाव कर सकता है, अंतः श्वसन में। मान लो मेरे ऊपर एक हवा का झोंका आ रहा है, भपका आ रहा है एकदम से, ठीक है, इस तरीके से हवा आ रही है, तो इतनी प्रेशर में मेरे अंदर फेफड़ों में हवा भर जाएगी, तो उससे तो भाई बात अलग हो, मतलब पूरे उसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये श्वसन की अवधि को कम कर देता है, ठीक है, उसके दर को कम कर देता है। कौन, हमारा ये जो प्रॉन्स में होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए बंद कर देता है, ठीक है, श्वसन को। तो इसीलिए क्या है, श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन या न्यूमोटैक्सिक क्या करता है, जो अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है। इस प्रकार श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट जो है को परिवर्तित कर सकता है हमारा। ठीक है, ये हमारा पोन्स में जो रहता है हमारा श्वास प्रभावी या न्यूमोटैक्सिक। और हमारा आखिरी है श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो हमने देखा भाई सारी चीजें हमने श्वसन में देख ली। अब लास्ट का टॉपिक है कि डिसऑर्डर्स क्या है भाई, श्वसन में डिसऑर्डर्स क्या है। तो सबसे पहले है दमा, अस्थमा। अस्थमा होता कैसे, देखो, हमारी जो श्वसनी और श्वास नलिकाओं में क्या होता है, शोथ होता है, मतलब सिकुड़न हो जाती है, ठीक है, उस सिकुड़न के कारण श्वसन के समय गिड़गिड़ाहट की आवाज आती है, कैसे, गड़गड़ाहट की, ठीक है, और तथा श्वास करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसको कहते हैं हमें दमा, अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, श्वसनी क्या हो जाती है, हमारी सिकुड़ जाती है, उसके कारण गिड़गिड़ाहट की आवाज आती है और श्वास लेने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है। उसके बाद श्वसनी शोथ क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकिटिस, ठीक है, ब्रोंकिटिस क्या होता है, जैसे हम श्वसनी शोथ कह रहे हैं, इसमें क्या होता है, श्वसनी में सूजन तथा जलन होती है, ठीक है, और ये किसी शोथ के कारण होती है, और इससे क्या होता है, लगातार खांसी होती है। श्वसनी में क्या होता है भाई, ये फूल जाती है, सूजन आ जाती है, जलन आ जाती है, उसके कारण लगातार खांसी होती रहती है। और ये भी उन मजदूरों को होती है जिनके मतलब जो बाहर काम करते हैं, इनके अंदर कणवड़ चले जाते हैं ना, उससे होती है जलन और लगातार खांसी होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकिटिस, ठीक है, श्वसनी शोथ। तीसरा है वात सफीती या एम्फाइसीमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्फाइसीमा। इसमें होता क्या है, देखो, एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो लोग धूम्रपान करते हैं ना, जो सिगरेट बीड़ी ये सब फूकते हैं, इनमें क्या होता है, ये सबसे बड़ा रोग है, ठीक है, चीरकालिक रोग है, मतलब बड़ा रोग है, जिसमें कूपिका जो होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब क्षतिग्रस्त मतलब कूपिका में क्या होता है, नाइट्रोजन जमा हो जाता है, ठीक है, उसके चलते क्या होता है कि अब जब इसमें नाइट्रोजन, कूपिका में जो हमारे पोन्स को क्या थे, हमारे पोर्स ऑफ कोन थे, जो छिद्र थे, है ना, उस छिद्रों में क्या हो जाता है, नाइट्रोजन जमा हो गया। अब क्या होगा भाई, श्वसन नहीं होगा, क्योंकि भाई कूपिका ही तो महत्वपूर्ण वो है, जो हमारी किसका, विनिमय का जो पहला जो सबसे प्राथमिक स्रोत क्या है, कूपिका है। अब उसी में श्वसन नहीं होगा, मतलब आदान प्रदान विनिमय नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, उससे हमें दिक्कत होगी, है ना। उससे क्या होता है, विनिमय सतह घट जाती है, विनिमय की सतह जो होती है घट जाती है, और इसका मुख्य कारक क्या है, धूम्रपान, ठीक है। धूम्रपान के कारण जो कूपिका है उसकी जो सतह है वो घट जाती है, और कूपिका जो क्षतिग्रस्त हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, विनिमय में दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद है व्यावसायिक श्वसन रोग क्या है, व्यावसायिक मतलब काम काज में होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज क्या है। देखो भाई, जो लोग कहाँ काम करते हैं, जो लोग रेशे गए, जैसे जहाँ पर धूल के कण उड़ रहे हैं, जहाँ पर जो होती है, जैसे हम कहते हैं क्या, रुई के कण उड़ रहे हैं, है ना, जैसे स्क्रीन जहाँ बनती, टेम्पर वगैरह, उसके कण उड़ रहे हैं। तो जहाँ पर ऐसे कण उड़ रहे हैं, धूल के कण निकलते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, और हमारा शरीर जो होता है ना, इतनी क्षमता नहीं होती उनके अंदर, ठीक है, तो क्षमता प्रणाली है पूरी तरह उन्हें निष्प्रभावी, मतलब खत्म नहीं कर पाती है। उसके चलते क्या होते हैं, इनके जो रेशे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऊतकों में, रेशियो ऊतक की प्रचुरता होती है ना, रेशिए जो होते हैं हमारे अंदर चले जाते हैं, अब उनकी प्रचुरता होती है, और इसके फलस्वरूप फेफड़े जो होते हैं ना, फेफड़े हमारे गंभीर नुकसान, मतलब खराब हो सकते हैं इनके चलते। फेफड़ों में जो हमारे रुए चले गए, उन रुओं के चलते हमारे फेफड़े खराब हो सकते हैं, और ये कहाँ होता है, जहाँ पर लोग काम करते हैं, ठीक है। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज है, ठीक है, जिसमें व्यावसायिक श्वसन रोग। तो 4 तरह के रोग हमने देखे, पहले अस्थमा, दमा जिसे हम कहते हैं, श्वसनी शोथ जिसे ब्रोंकिटिस कहते हैं, जो कि जलन के कारण हो रही थी, सूजन के कारण हो रही थी, ठीक है, जिससे लगातार खांसी हो रही थी। और तीसरा है वात स्फीति या एम्फाइसिया।
एम्फाइसीमा, जो कि किसके कारण हो रही है, धूम्रपान के कारण हो रही है, जो कि हमारी किस्मरी कुपिका में हो रही है, ठीक है, जो कि हमारे विनिमय में क्या होती है, उसकी घटा देती है उसके क्या सतह को। और उसके बाद है व्यावसायिक श्वसन रोग, जो कि व्यावसायिक के कारण होता है। तो इससे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हुआ। हाँ।